वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ फूड रिजर्व्स। जो भी फूड रिजर्व्स होते हैं सीड के अंदर, अब जो ग्रोइंग पॉइंट है उस तक इनकी मूवमेंट करवाई जाएगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है या फिर हम बोल सकते हैं जरूरत होती है वो ग्रोइंग पार्ट को होती है। तो अब तक की वीडियोस में हमने इसके अंदर यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमने सीड जर्मिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे मोबिलाइजेशन होती है फूड रिजर्व्स की। एंड देन फिर हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे कैसे मेटाबॉलिज्म होता है या फिर मोबिलाइजेशन होती है न्यूक्लिक एसिड की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड ऑयल्स की। सिलेबस में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स है, इसके अलावा हम ऑयल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड देन ट्रोपिज्म आता है कि कैसे मूवमेंट होती है, हार्मोनल कंट्रोल आता है, जीन एक्सप्रेशन, ये सब हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेशन के पूरा होने के बाद जो भी खाद्य भंडार होते हैं, फूड रिजर्व्स होते हैं, वो उनको इकट्ठा किया जाता है या फिर उनकी मोबिलाइजेशन की जाती है, ताकि जो पौधा डेवलप हो रहा है या फिर ग्रो कर रहा है उसकी वृद्धि को समर्थन दिया जा सके, जब तक कि वह प्रकाश संश्लेषण शुरू करके स्वपोषी न हो जाए। अब हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस करके। अब जब ये किसी एक सीड से एक छोटी सी सीडलिंग ग्रो हुई है, ठीक है, ग्रोइंग स्टेज में है, तो उस कंडीशन में ये अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो इस सीड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंडोस्पर्म्स या फिर कोटिलिडन्स की फॉर्म में, तो उन न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया जाता है इसकी ग्रोथ के लिए। तो क्योंकि अभी ये ऑटोट्रोफिक नहीं है, तो जब तक ये ऑटोट्रोफिक नहीं हो जाता, फोटोसिंथेसिस करने के कैपेबल नहीं होता, तब तक जो भी फूड रिजर्व्स है वो इस ग्रोइंग पार्ट तक भेजे जाते हैं। अब जो बीज पत्र होते हैं जिनको कोटिलिडन्स बोला जाता है, और भ्रूण पोष जिसको एंडोस्पर्म बोला जाता है। कोटिलिडन्स जो है ये होते हैं डाइकोट्स के अंदर, ठीक है। कोटिलिडन्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं डाइकोट्स के अंदर, और जो मोनोकोट्स है उनके अंदर पाया जाता है एंडोस्पर्म मोनोकोट्स के अंदर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे जो अंग है बीज भंडारण के लिए या फिर इनके फूड रिजर्व्स के लिए, डाइकोट्स के अंदर तो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, मोनोकोट्स के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। अब ये जो मोबिलाइजेशन है फूड रिजर्व्स की, इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनके भीतर जो भी संग्रहित उच्च आणविक भार होते हैं यानी हाई मोलिकुलर वेट के फूड रिजर्व्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले लो मोलिकुलर वेट की जो मेटाबोलाइट्स है उनके अंदर बदलना पड़ेगा, ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके या फिर मोबिलाइजेशन कर सके। तो सबसे पहले हाई मोलिकुलर वेट को लो मोलिकुलर वेट के अंदर उनको बदला जाता है। इसके बाद उन्हें बढ़ते हुए क्षेत्रों में यानी ग्रोइंग रीजन्स की ओर निर्देशित किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि अब तुम्हें वहां पे जाना है, क्योंकि इन लो मॉलिक्यूलर वेट मेटाबोलाइट्स की वहां पे जरूरत है। इन स्टोरेज या फिर इन भंडारों के अंदर इनका हाइड्रोलिसिस और उपयोग आमतौर पर समांतर होता है, यानी कि ये टूटते जाएंगे और यूज होते जाएंगे, हाइड्रोलिसिस होता जाएगा और ये उपयोग होते जाएंगे। तो ये पैरेलल चलता है, ये समांतर चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है मोबिलाइजेशन ऑफ फूड रिजर्व्स के अंदर, जो भी हाई मोलिकुलर वेट के मेटाबोलाइट्स या फिर फूड रिजर्व्स हैं उनको छोटे छोटे लो मोलिकुलर वेट के मेटाबोलाइट्स के अंदर तोड़ा जाता है या फिर बदला जाता है, ताकि वो आसानी से वहाँ एक जगह पे जहाँ स्टोर है वहां से चल के वो कहाँ पहुँच मोबिलाइज या फिर मूवमेंट कर सके ग्रोइंग पार्ट तक जहाँ पे इनकी जरूरत है। इसके बाद इनको ग्रोइंग पार्ट तक भेजा जाता है, और इनका जो हाइड्रोलिसिस है एंड यूटिलाइजेशन है, ठीक है, इनका हाइड्रोलिसिस और उपयोग आमतौर पर ये पैरेलल चलता रहता है, टूटते रहते हैं और ये यूज होते रहते हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स मुख्य खाद्य भंडार यानी मेन फूड रिजर्व्स ये होते हैं। बीजों में इन प्रमुख भंडारों में से दो या फिर इससे अधिक मात्रा पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, तो ये या तो ये दो हो सकते हैं कोई भी इनमें से, या फिर इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। प्लांट हार्मोन, अब एक प्लांट हार्मोन होता है जिसका नाम होता है जिब्रेलिक एसिड, इसको GA से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिब्रेलिक एसिड स्कैटुलम से निकलता है। अब ये स्कैटुलम क्या है, जैसे हमने बात की थी कोटिलिडन्स होते हैं, मोनोकोट्स के अंदर इन कोटिलिडन्स को स्कैटुलम बोला जाता है। ठीक है, मोनोकोट्स के अंदर इस कोटिलिडन को स्कैटुलम बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कोटिलिडन होता है। तो ये जो स्कैटुलम है, इससे जिब्रेलिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड स्कैटुलम से निकलता है। यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें, इस डायग्राम के अंदर देखें, तो यहाँ पे ये कोलियोप्टाइल रीजन होता है एंड ये जो रीजन है ये स्कैटुलम होता है। ठीक है, और ये जो रीजन है यहाँ पे, इस रीजन को बोला जाता है एंडोस्पर्म, एंड एंडोस्पर्म भी कैसी, स्टार्ची एंडोस्पर्म यहाँ पे होती है। ठीक है, तो एक कोलियोप्टाइल रीजन है, एक यहाँ पे स्कैटुलम है, और साथ में यहाँ पे एंडोस्पर्म है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस रीजन के अंदर से इस स्कैटुलम के अंदर से ये जिब्रेलिक एसिड रिलीज हुआ है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि ये जिब्रेलिक एसिड यहाँ से रिलीज हो गया है। अब ये जो जिब्रेलिक एसिड है, ये एलुरोन लेयर जो होती है, अब जैसे कि इन लेयर्स की बात करें, स्टार्ची एंडोस्पर्म की लेयर्स की बात करें, तो इसके अंदर एक ये आउटर लेयर होती है, टेस्टा प्लस पेरिकार्पी होती है। इसके अंदर की लेयर यहाँ पे होती है एलुरोन लेयर। ठीक है, अंदर एलुरोन की लेयर होती है, एंड देन ये स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म के बाहर ये एलुरोन लेयर एंड टेस्टा एंड पेरिकार्प पाए जाते हैं। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, स्कैटुलम से जिब्रेलिक एसिड रिलीज होगा। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड रिलीज होने के बाद जो एलुरोन की लेयर है, की लेयर जीवित कोशिकाओं में फैलता है, और जहां यह कई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के संश्लेषण को बढ़ावा देता है। ये जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, ये जिब्रेलिक एसिड एलुरोन लेयर से कुछ टाइप के एंजाइम्स को रिलीज कराएगा, जैसे कि अल्फा अमाइलेज। अमाइलेज वर्ड है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर यूज किया जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एंजाइम होते हैं। जैसे कि मेन स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो स्टार्च को ब्रेक करने का काम करेगा। प्रोटीएज होते हैं जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक करने के काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के एंजाइम्स जो है यहाँ इस एलुरोन लेयर से इनका सिंथेसिस करवाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये स्कैटुलम होगा, स्कैटुलम से जिब्रेलिक एसिड रिलीज होगा। ये जिब्रेलिक एसिड एलुरोन लेयर से कुछ टाइप के एंजाइम्स को सिंथेसाइज करवाएगा। ठीक है, कुछ टाइप के एंजाइम्स को सिंथेसाइज करवाएगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो हमने देखा कि मोबिलाइजेशन क्यों होना है, क्योंकि अभी ऑटोट्रोफिक नहीं है। ठीक है, ये प्लांट जो है ऑटोट्रोफिक नहीं है, ये ग्रोइंग स्टेज के अंदर है, तो इसके पास जो भी फूड रिजर्व यहाँ पे पाए जा रहे हैं, वो फूड रिजर्व्स को वो हाई मोलिकुलर वेट को लो मोलिकुलर वेट के अंदर तोड़ के, और इनको जिस भी रीजन के अंदर इनकी जरूरत है उसके अंदर इसको भेजा जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है, जिसको बोला जाता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड स्कैटुलम से निकलता है। ठीक है, स्कैटुलम से ये निकलेगा, और स्कैटुलम से निकल के ये एलुरोन लेयर होती है, स्टार्ची एंडोस्पर्म की एक एलुरोन लेयर होती है इसके बाहर, उस एलुरोन लेयर से ये क्या करेगा, कुछ टाइप के एंजाइम्स का सिंथेसाइज करवाएगा, और ये एंजाइम्स भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि आगे जाके भी कुछ टाइप के फूड रिजर्व्स को ब्रेक करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि फर्स्ट पॉइंट जिब्रेलिक एसिड रिलीज हुआ, देन एंजाइम रिलीज हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है, इसकी जो निर्जीव कोशिकाएं यानी कि जो नॉन लिविंग सेल्स हैं उसमें स्त्रावित होते हैं, जब स्टार्च और प्रोटीन के भंडार जमा होते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टार्च एंड प्रोटीन के भंडार होंगे, जिनके अंदर ये यहाँ पे ये एंजाइम्स आए हैं, तो ये इनको क्या करेंगे, ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे।
मेनली इनका काम यही है, जब इनको यूटिलाइज फॉर्म कौन सी होगी, सिंपलर फॉर्म यूटिलाइज्ड होती है, यानी कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट है उनको लो मॉलिक्यूलर वेट के अंदर इन एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक करना है। और स्टार्ची एंडोस्पर्म के अंदर जो नॉन लिविंग कोशिकाओं है उसके अंदर ये आ जाते हैं एंजाइम्स, और वहां पे जो स्टार्च और प्रोटीन्स के भंडार होते हैं उनके ऊपर ये जमा हो जाते हैं। इसके बाद अल्फा अमाइलेज आता है, माल्टेज, ये सारे क्या है, एज जिनके पीछे आता है ये एंजाइम्स होते हैं। अल्फा अमाइलेज, माल्टेज स्टार्च के ग्लूकोज में अवकर्मण यानी कि डिग्रेडेशन में प्रमुख एंजाइम होते हैं। और प्रोटीनेज एंजाइम होता है, प्रोटीन को शॉर्ट पेप्टाइड और अमीनो एसिड में हाइड्रोलाइज ये करता है। ठीक है, ये क्या करेगा हमें, ये शॉर्ट जो भी यहाँ पे दो एंजाइम के यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तो यहाँ पे जैसे जो भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर यहाँ पे एंजाइम आएंगे, अल्फा अमाइलेज हो गया, इसके अलावा यहाँ पे माल्टेज हो गया। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, डिग्रेड करने के काम आएंगे। इसके अलावा सेकंड यहाँ पे एंजाइम होता है प्रोटीनेज। प्रोटीनेज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीनेज एंजाइम जो भी प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक करेगा, एंड प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा शॉर्ट पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स के अंदर इसको ये ब्रेक करेगा। इसके बाद हाइड्रोलिटिक उत्पाद जो होंगे, अब यानी कि जैसे कि ये अल्फा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक किया अल्फा माइलेज माल्टेज एंजाइम की हेल्प से, लाइक ये ग्लूकोज के अंदर आ गया, ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स यहाँ पे आ गए। तो ये हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स है, यानी कि हाइड्रोलिसिस की वजह से जो प्रोडक्ट बने हैं, और ये हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट को स्कैटुलम द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये स्कैटुलम क्या कर लेगा, अब इनको जैसे ब्रेक हुए ग्लूकोज माल्टोज ये सारे ब्रेक हुए, और ये स्कैटुलम इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो का एक हिस्सा होता है। ठीक है, स्कैटुलम क्या है कि ग्रोइंग एम्ब्रियो का ही एक हिस्सा होता है। तो ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है, कैसे इनका यूटिलाइजेशन होता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेज थी कि यहाँ पे स्कैटुलम होता है। ठीक है, स्कैटुलम क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जैसे कि सीड्स का एक मॉडिफाइड पार्ट होता है स्कैटुलम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये जो है एक तरह से मोनोकोट्स के अंदर कोटिलिडन ही होते हैं। तो ये स्कैटुलम हो गया। स्कैटुलम से यहाँ पे क्या होगा, स्कैटुलम से जिब्रेलिक एसिड रिलीज हुआ। ठीक है, स्कैटुलम से जिब्रेलिक एसिड रिलीज हुआ, फर्स्ट स्टेप। जिब्रेलिक एसिड एलुरोन लेयर के पास जाएगा और वहां से कुछ टाइप के एंजाइम्स को सीक्रेट करवाएगा, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो भी स्टार्ची एंडोस्पर्म है उसके अंदर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट पाई जा रही हैं, उनका ब्रेकडाउन होगा। किसकी हेल्प से ब्रेकडाउन होगा, जो एलुरोन लेयर से एंजाइम आए थे, लाइक अल्फा अमाइलेज माल्टेज प्रोटीएजेस, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, लाइक जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, देन उनको मोबिलाइज करवाया जाता है, उसमें हम और भी डिटेल में देखेंगे कौन कौन से और भी एंजाइम होते हैं एंड कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। तो अब हम अभी के लिए हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि यहाँ पे अल्फा अमाइलेज प्रोटीएजेस माल्टेजेस कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या कर देंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे, इनको तोड़ देंगे, एंड ये जो शॉर्ट फॉर्म होंगी या फिर ये हम बोल सकते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म्स होंगी, वो जाएंगी यहाँ से, और इस ड्यूरेशन में स्कैटुलम इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड देन फिर ये क्या कर देगा, ग्रोइंग पार्ट तक इन लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट यूजेबल फॉर्म्स को भेज देगा। अब ग्लूकोज को सुक्रोज में बदल दिया जाता है, जैसे कि ये स्टेजेस जो हमने अभी डिस्कस की थी वही है कि ग्लूकोज को सुक्रोज में बदल दिया जाएगा, और प्रोटीन जुटाने के उत्पादों को अमीनो एसिड लाइक ग्लूटामिन, ठीक है, जैसे कि ग्लूटामिन और एस्पैरागिन में बदल दिया जाता है।
तो एक तरह से ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म में इनको बदला जा रहा है। और विकास को समर्थन देने के लिए, यानी कि जो ग्रोथ हो रही है उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनकी आपूर्ति के लिए इन्हें वॉस्कुलर सिस्टम के माध्यम से पूरे अंकुर में, यानी कि जो सीडलिंग है उसके अंदर भेज दिया जाता है। ये यहाँ इधर साइड और इधर साइड ये भेज दिए जाएंगे। तो इस वे में यहाँ पे मोबिलाइजेशन होता है फूड रिजर्व्स का, यानी कि इनको उस जगह पे भेजा जाता है। तो ओवरऑल ये डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर हम ये बात करें, इसके अंदर स्कैटोलम हो गया, कोलेबोटाइल हो गया, ये यहाँ पे रूट्स निकल रही है, यहाँ शूट निकलेगी। तो सबसे पहले इससे यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड रिलीज हुआ। जिब्रेलिक एसिड ने क्या किया, एल्यूरोन लेयर से कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करवाया। वो एंजाइम्स स्टार्ची एंडोस्पर्म के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स या फिर हाई मोलिकुलर वेट के न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं उनको ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद वो शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर आ जाएंगे एंड स्कैटुलम फिर उनको एब्जॉर्ब कर देगा और जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रोइंग सीडलिंग के पार्ट्स हैं उन तक ये भेज देगा। तो ये हमने इन जनरल देख लिया है कि कैसे मोबिलाइजेशन होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग फॉर्म्स टूटती हैं, कैसे प्रोटीन्स की एंड ऑयल्स की अदर अलग अलग फॉर्म्स टूटती हैं, देन वो डायरेक्ट की जाती है ग्रोइंग सीडलिंग को या फिर ग्रोइंग पार्ट जो है सीडलिंग का उसकी तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आप अपना सिलेबस चेक कीजिए और देखिए कि ये टॉपिक आपके किस सेमेस्टर में है। अगर करंट सेमेस्टर में ये टॉपिक है तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।